तो चलिए बच्चों, अब आज स्टार्ट करते हैं डिस्पर्शन प्रिज्म। तो सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं प्रिज्म की, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए प्रिज्म जो है वो एक्चुअली में है क्या। इस तरीके से यदि आप देखें, यदि प्रिज्म के लिए ये प्रिज्म, द डेंसर मीडियम बाउंडेड बाय थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस, ये फर्स्ट फ्रंट का और बैक, सॉरी, द डेंसर मीडियम बाउंडेड बाय टू रेक्टेंगुलर सरफेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस इज कॉल्ड प्रिज्म। ये फ्रंट फेस जो है ये ए बी सी, और ये ए डैश बी डैश सी डैश, ये दोनों जो हैं वो ट्रायंगुलर सरफेसेस हो गए। लेकिन ये जो दिख रहा है ना ए डैश बी, ए डैश सी, और ये बेस वाला बी डैश सी, तो ये रेक्टेंगुलर सरफेसेस है। तो डेंसर मीडियम बाउंडेड बाय टू ट्रायंगुलर एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस इज कॉल्ड प्रिज्म। अब बच्चों इसमें ये जो फेस दिख रहा है ये वाला और ये वाला, ये साइड का और ये साइड का, मतलब ए डैश बी और ए डैश सी डैश, ये इनको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, क्योंकि रिफ्रैक्शन यहीं से होता है। इनको अपन क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्शन यहीं से होता है। इसको अपन बोलते हैं इस फेस को बेस, जिस पर प्रिज्म रखा हुआ है, और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का ये जो एंगल है इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो जनरली जब रे यहाँ पर जाती है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, फिर प्रिज्म के अंदर जाती है, फिर इस फेस से बाहर निकलती है। हम लोग जनरली जो डायग्राम बनाते हैं वो यहाँ से फ्रंट व्यू, मतलब यदि आप देखें तो ये फेस बनाते हैं ऐसा ए बी सी, ABC फेस को बनाते हैं, और फिर आपको दिख रहा है ये रे यहाँ पर इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो ऐसे इंसिडेंट करते हैं, फिर प्रिज्म के अंदर ऐसी जा रही है, फिर यहाँ से ऐसी निकल रही। तो हम लोग जनरली इस डायग्राम को बनाते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। तो अब मुझे ये आपको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डिराइव करवाना चाहिए फॉर प्रिज्म। तो जब आप लोग भी डायग्राम बनाएंगे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि एक प्रॉपर एंगल आप लोग को दिखना चाहिए। तो मान लीजिए ये है इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या नॉर्मल ऐसा आएगा, ये नॉर्मल आएगा, फिर ये रहेगी रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म, फिर सेकंड फेज पर इंसिडेंट रे, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करोगे और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा। फिर ये इमर्जेंट रे रहेगी, क्योंकि रे जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है, प्रिज्म ग्लास का है ना, रेयर टू डेंसर, इसलिए डेविएट हो गई थी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है। लेकिन जब यहाँ पर जा रही तो ग्लास से एयर में जा रही है, इसलिए डेविएट होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल ऐसा आएगा। अब बच्चों इसको अपन बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट ई, ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ये प्रिज्म के अंदर जो है इस एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और इसको बोलते हैं R2, क्योंकि यहां से रे यदि इंसिडेंट होती तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहेगा R1, और यहां से इंसिडेंट रहती तो ऐसी जाएगी, तो ये R2, इसलिए R1 R2 बोलते हैं। अब जो आपने नॉर्मल लिए हैं तो मान लीजिए M, ये N और ये M डैश, Mn जो है वो नॉर्मल है इस पॉइंट पर, और Nn डैश नॉर्मल है इस पॉइंट पर।
इनको अपन नेम दे देते हैं, मान लीजिए P, इसको Q, ये R और ये S। अब बच्चों यदि ये PQ रे को यदि हम लोग एक्सटेंड करें और RS को पीछे एक्सटेंड करें, तो ये देख रहे हैं आप यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन की जनरल डेफिनेशन ही ये है जो डेविएट कर रहा है। एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ फाइनल इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। जब ये प्रिज्म नहीं था और यदि आपने ये रे इंसिडेंट की है, यदि प्रिज्म नहीं होता तो रे तो स्ट्रेट निकल जाती, पर प्रिज्म की वजह से रे जो है फाइनली ऐसी जा रही है, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से ऐसा डेविएट हो गई। तो इसलिए अपन इसको जब पीछे एक्सटेंड किया तो इस एंगल को बोल दिया एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनल इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज डिनोटेड बाय डेल। तो इस तरीके से ये डायग्राम जो है, क्योंकि प्रिज्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, जनरली ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आ जाता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर प्रिज्म। अब इस फॉर्मूले को आप कैसे डिराइव करोगे? तो डिराइव करने के लिए सबसे पहले तो आपको, क्योंकि देखो बच्चों आपको एक चीज याद रखनी है, म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। जब प्रिज्म का फॉर्मूला आप डिराइव करते हो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, तो ये आई की जगह आ जाता है ए प्लस डेल एम बाई टू और आर की जगह आ जाता है ए बाई टू। ये आई की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू है। तो कुल मिलाकर हमारा टारगेट रहेगा आई और आर की वैल्यू को फाइंड करना। जब आई और आर की वैल्यू आ जाएगी तो उसकी वैल्यू को हम लोग म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आई और आर की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? तो सपोज अभी फिलहाल ये एंगल थीटा, एंगल थीटा। अब यदि आप यहां पर ध्यान दें तो आपको क्लियर ये पूरा एंगल आई है और यही आगे एक्सटेंड किया अपन ने, ये नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये एंगल भी पूरा आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पूरा एंगल आई होगा। ये R1 है तो ये एंगल I माइनस R1 होगा। ऐसे ये एंगल E है तो ये पीछे एक्सटेंड किया तो ये भी E होगा, E वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये R2 है तो ये वाला एंगल बचा हुआ क्या होगा, E माइनस R2। इसलिए मैंने बोला आपको डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा यही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है पर है सिंपल। आप देखिए यहां पर यदि मैं क्वाड्रिलेटरल लेता हूं ए क्यू एन आर, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल ए है, एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू एन प्लस एंगल क्यू एन आर प्लस एंगल एन आर ए, एन आर ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में सारे इंटीरियर एंगल का समीशन, चारों इंटीरियर एंगल का समीशन कितना होता है, 360 डिग्री। अब उसमें से ये एंगल तो ए हो गया, ये एंगल 90 है, ए क्यू एन, क्योंकि आपने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया है तो ये पूरा एंगल कितना है 90, तो एंगल 90 हो गया। एंगल क्यू एन आर मतलब थीटा बोल रहे हो आप तो थीटा हो गया, प्लस
एंगल NRA ये भी 90 हो गया क्योंकि यहाँ नॉर्मल ही है, तो डेफिनेटली ये भी एंगल 90 हो गया इज इक्वल टू ऑफ 360। मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि एंगल थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 प्लस 90 180, ट्रांसफर करोगे तो 360 माइनस 180 माइनस ए, इसका मतलब एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस ए। इस तरीके से आपने इस एंगल की वैल्यू निकाल ली है ए के टर्म्स में। अब फिर से ध्यान दें आप, ये जो है ट्रायंगल QNR, इन ट्रायंगल QNR, इस ट्रायंगल में ये एंगल R1 है प्लस थीटा प्लस R2 इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल में सारे इंटीरियर एंगल का समीशन कितना होता है, 180। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। लेकिन थीटा तो आप निकाल चुके हो, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा मीन्स 180 माइनस ए। ये थीटा की वैल्यू जो आपने निकाली थी वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इस तरीके से R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करोगे 180 180 कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा। ये आपको एक कंडीशन मिली है 1। अब इसके बाद मैंने जैसा आपको समझाया था कि एंगल I है, तो ये एंगल भी पूरा I होगा, ये R1 है, तो बचा हुआ एंगल होगा I माइनस R1। फिर ऐसी ये एंगल E है, तो ये पूरा एंगल भी E होगा, वर्टिकली अपोजिट, ये R2 है, तो ये बचा हुआ एंगल E माइनस R2। तो जो हमने ये पीछे एक्सटेंड किया था इसको नेम दे दीजिएगा सपोज O। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए OQR बाय डायग्राम इन ट्रायंगल OQR इसमें ये डेल जो दिख रहा है ना, एंगल ऑफ डेविएशन एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो इसलिए डेल इज इक्वल टू क्या जाएगा, डेल इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, लेकिन माइनस बाहर निकल के तो माइनस R1 प्लस R2। देख रहे हैं आप लोग, एक्सटीरियर एंगल डेल इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू आपने A प्रूफ कर दी है, तो ये डेल इज इक्वल टू आ जाएगा I प्लस E माइनस A, यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो कुल मिलाकर बच्चों यदि हम इसको ट्रांसफर करें तो A प्लस डेल इज इक्वल टू आ गया I प्लस E। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये जब हम लोग डेरिवेशन डिराइव करते हैं उसके बीच में आ रही है दोनों कंडीशंस। तो कई बार अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में इन कंडीशंस का सपोर्ट लगता है। आपको रटना होगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, मतलब ये दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उनका समीशन किसके इक्वल होता है, इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ऐसे I प्लस E एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट इज इक्वल टू होता है A प्लस डेल। व्हाट इज डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। तो जब आप ये डेरिवेशन को एग्जाम में, क्योंकि इसके आने के मैक्सिमम चांस हैं,
तो आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा, ये जो आप रे है पूरा सब लिखना पड़ेगा। लेट द इंसिडेंट रे इज PQ and after refraction it is refracted inside the prism QR and RS is the emergent ray। ये पूरा आपको ऐसा पूरा देना पड़ेगा। I एंगल ऑफ इंसिडेंस, E एंगल ऑफ इमरजेंट, ये सब बताना पड़ेगा, सारे नोटेशंस। व्हाट इज डेल एंगल ऑफ डेविएशन, ये सब बताना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो R1 प्लस R2 है, ये दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इनसाइड द प्रिज्म, इज इक्वल टू, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, और A प्लस डेल इज इक्वल टू I प्लस E। ए एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल एंगल ऑफ डेविएशन, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, E एंगल ऑफ इमरजेंट। इसके बाद यहां से बात फिर आपको थोड़ी सी थ्योरी फिर आपकी चली, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब हम लोग, ये प्रिज्म है और यहाँ स्क्रीन है, यहाँ पर मान लीजिए आपने लेजर रे ऐसी डाली है तो आपको देखने मिलेगा ऐसी निकल कर जाएगी स्क्रीन के ऊपर, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब आपने ये लेजर बीम को ऐसा डाला तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और डेफिनेटली आप देखें इसी को एक्सटेंड करें, इसको ये पीछे एक्सटेंड करें तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, डेल। तो प्रैक्टिकली देखने मिलता है कि जैसे जैसे हम लोग आई की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, मतलब बीम को यहां ना डाल के अब ऐसा डाल दें टॉर्च से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने क्या किया, इंक्रीज किया। आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा स्क्रीन पर जो रे होती है वो ऐसी ना जाकर ऐसी जाने लगती है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाना था, डिक्रीज होने लगता है। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया कि आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है, लेकिन एक मिनिमम वैल्यू एंगल ऑफ डेविएशन की होती है। उसके बाद यदि और एंगल ऑफ इंसिडेंस आप इंक्रीज करेंगे तो वापस एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। इसलिए यदि हम लोग ग्राफ स्केच करते हैं बिटवीन आई एंड डेल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आप इंक्रीज कर रहे हैं तो डेल की वैल्यू, तो पहले कम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा थी, जैसे आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कम हो गई, फिर और कम हो गई, और फिर और कम, फिर उसके बाद वापस ऐसे, मतलब इन पूरे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो ऐसा आ गया। इस ग्राफ को देख के आपको समझ में आ रहा है ग्राफ किसके बीच में है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ग्राफ देख के आपको समझ में आ रहा है जब कम एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा थी, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आता है जिस पर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कैसी होती है, मिनिमम। उसके बाद यदि आप और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने लगते हैं तो वापस एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ये जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है इसको हम लोग डेलेम से बताते हैं, इसको हम लोग बताते हैं बाय डेलेम। प्रैक्टिकली देखा गया है कि डेलेम की कंडीशन में, मतलब यदि प्रिज्म के अंदर जब ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन होती है तब रे डायग्राम ऐसा होता है, मतलब यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमरजेंट है, ये इक्वल होते हैं, I इज इक्वल टू ई होता है। I इज इक्वल टू ई का मतलब है कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे इक्वली इंक्लाइंड रहती है, जितना एंगल इसका उतनी एंगल इसका, इक्वली बैंड रहती है। और सेकंड, इस कंडीशन में ये R1 और R2 भी इक्वल हो जाते हैं, प्रिज्म के अंदर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी इक्वल हो जाते हैं, R1 और R2 भी इक्वल हो जाते हैं। मतलब प्रिज्म के अंदर जो रे है वो बिल्कुल ऐसी बेस के पैरेलल हो जाती है। और ये R1 इज इक्वल टू R2 तो आप प्रूव भी कर सकते हो, क्योंकि जब रे एयर से ग्लास जा रही तो आप क्या बोलोगे, A म्यू G इज इक्वल टू आप बोलोगे साइन I अपॉन साइन R1। लेकिन जब रे ग्लास से एयर में जा रही है तो आप बोलोगे G म्यू A इज इक्वल टू,
अब ग्लास से एयर में जा रही है तो ये R2 क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, E। तो आप लिखोगे साइन R2 अपॉन साइन E, ऐसा लिखोगे। रे पहले एयर से ग्लास में जा रही थी तो ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, लेकिन जब ग्लास से एयर में जा रही है तो आप लिखोगे जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन ई। अब आप जानते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ए म्यू जी किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन जी म्यू ए के। इसका मतलब यहां पर आप लिख सकते हो साइन आई अपॉन साइन R1, और यहां पर हो जाएगा जी म्यू ए इतना है तो 1 अपॉन ए म्यू जी क्या हो जाएगा, साइन ई अपॉन साइन R2, ऐसा हो जाएगा। भाई ये जी म्यू ए साइन R2 अपॉन साइन ई है, जब इसकी वैल्यू यहां पर रखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर साइन ई ऊपर चला जाएगा। जी म्यू ए इतना है तो 1 अपॉन जी म्यू ए क्या होगा, 1 अपॉन हो जाएगा तो साइन ई ऊपर आ जाएगा। तो अब आपको क्लियर दिख रहा है कि चूंकि ये प्रैक्टिकली आई और ई इक्वल हैं, तो जब आई और ई इक्वल है तो साइन आई और साइन ई भी इक्वल होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन R1 इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन R2। इसका मतलब R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, R2। ये सब कुछ कब होता है, एट डेल एम, एट डेल एम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन में। जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल होते हैं, एक ये कंडीशन, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन में R1 इज इक्वल टू R2 होता है। तो बच्चों जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला जो अपन डेराइव करते हैं तो वो डेलेम की कंडीशन में डेराइव करते हैं। डेलेम की कंडीशन से पहले मैंने आपको बताया कि इतना डिस्कशन होता है, ये फॉर्मूला जाता है, ये फॉर्मूला जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई। उसके बाद अपन बात करने लगते हैं एट डेलेम, एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन में हम ये कंडीशंस निकालते हैं, I इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई एंड R1 इज इक्वल टू R2। फिर इसके आगे इनको कंटिन्यू करते हैं, पर मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं है तो आप लोग जो हैं पहले इतना कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं इसके आगे मैंने आपको पहले बताया कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा मार्क्स का आएगा ये। तो बच्चों अपने को ये कंडीशंस मिली हैं। अब जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डेराइव होता है वो इसी कंडीशन में डेराइव होता है, एट डेल एम। तो यदि आप देखें इस फॉर्मूले को, क्योंकि एक्चुअली में आपको फॉर्मूला मिलने वाला म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, उस पर वैल्यू रखना है अपन को, मतलब अपन को आई और आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो यदि अपन बोलते हैं एट डेल एम बाय इक्वेशन 1, तो हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R1 इज इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है R2 इज इक्वल टू वॉट, R1 इज इक्वल टू R2। डेल एम की कंडीशन में हमने प्रूफ किया R1 और R2 इक्वल होते हैं, तो R2 की जगह मैंने क्या लिख दिया है, R1। तो फिर ये क्या हो गया, 2R1 हो गया इज इक्वल टू ए, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a/2। इसी तरीके से इक्वेशन 2 जो है वो क्या हो जाएगा, देखो बाय इक्वेशन 2 a प्लस डेल एम इज इक्वल टू I प्लस आई, क्योंकि हमको मालूम है I और E इक्वल होते हैं।
इक्वेशन 2 में आप देखिए ना क्या लिखा है, ए प्लस डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई, तो ए की जगह ए आ जाएगा, और चूंकि अब अपन बात कर रहे हैं डेल एम की कंडीशन, तो डेल नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, डेल एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस आई, क्योंकि आई और ई कैसे है, इक्वल, ये अपन ने लिखा है, तो ई की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, आई, इसका मतलब 2i हो गया, तो 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम, तो i इज इक्वल टू क्या जाएगा, a प्लस डेल एम बाई टू। इस तरीके से हम लोग i और r1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है एंगल ऑफ प्रिज्म और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन में। तो जब आपको i और डेल एम की वैल्यू, i और r1 की वैल्यू मिल गई है, तो अब आप प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला इजीली बता सकते हो। Therefore, by Snell's law, रे एयर से ग्लास में जा रही है, फर्स्ट मीडियम एयर, सेकंड मीडियम ग्लास, तो आप बोलोगे ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1। आपको मालूम है आई है और ये R1 है, लेकिन आई की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो यहाँ पर, ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन, आई की जगह आप लिख सकते हो ए प्लस डेल एम अपॉन टू, और R1 की जगह आप निकाल चुके हो a बाई टू, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर प्रिज्म। किसके फॉर्म में ये, यदि हमको a पता हो, डेल एम पता हो, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो हम म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट? जल्दी से कॉपी कीजिए। तो कुल मिला के बच्चों आप लोग को प्रिज्म के लिए जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला मिला वो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ये फॉर्मूला मिला, ठीक है। अब यदि स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए बात की जाए, मतलब जब आपने प्रिज्म पर रे डाली है, यदि बिल्कुल ऐसी डाल दी नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यही नॉर्मल है। और ऐसा यदि आपने रे की तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ऐसा कर दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो अपन यदि स्मॉल एंगल्स के लिए बात करें, इफ आई इज वेरी लेस, यदि आई लेस होता है, लेकिन यही चीज अपन बोल सकते हैं स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, यदि आई लेस होगा तो आर भी लेस होगा, और ये आई ही तो है। ऐसा ही अपन बात करते हैं फॉर थिन प्रिज्म, सेम बात यही करते अपन फॉर थिन प्रिज्म। अब ये थिन प्रिज्म किसको बोलते हैं, तो ऐसे प्रिज्म जिसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 10 डिग्री होता है या उससे कम। तो जिनके लिए ए कम होता है उनके लिए डेल एम और कम हो जाता है, तो फिर ये पूरी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। और सबको पता है स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो इसलिए यहां पर म्यू इज इक्वल टू हो जाता है, ये साइन ना लिख के हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन ए बाई टू। यदि ए कम है 10 मान लीजिए, तो 10 बाई टू मतलब 5, साइन 5 डिग्री का साइन थीटा, स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू इंटू ए बाई टू इज इक्वल टू ऑफ, एक्चुअली में 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो म्यू इंटू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम। इसको ट्रांसफर करोगे तो म्यू इंटू ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल एम, मतलब म्यू माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू डेल एम। तो ये आ जाता है डेल एम का फॉर्मूला मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का। और यही रीजन है एक्चुअली में बच्चों डिस्पर्शन का। अब आप लोगों से क्वेश्चन करें व्हाट इज डिस्पर्शन, तो एकदम सिंपल है, व्हेन white monochromatic ray passing through the prism, then it split
into its 7 component colors. This phenomena is called dispersion. जब व्हाइट मोनोक्रोमेटिक रे को व्हाइट मोनोक्रोमेटिक रे मतलब सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, ऐसी रे को जब प्रिज्म से पास किया जाता है तो प्रिज्म उसको 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट कर देता है. इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन. तो when white monochromatic ray passing through the prism, then it is split into its 7 component colors. This phenomena is called dispersion. तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों? एक्चुअल में होता ही है कि व्हाइट कलर एक्चुअल में 7 कंपोनेंट कलर से बना है. प्रिज्म सब जब पास होते तो वो उस व्हाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता. क्यों करता है? क्योंकि सारे डिफरेंट कलर्स के लिए एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट होता है. देखो ना आप यहाँ पर डेल की वैल्यू देखो, डेल का फॉर्मूला क्या आ रहा है? डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. आपको मालूम है म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए है? वॉयलेट. मैंने आपको बताया म्यू वी सबसे ज्यादा होता है और म्यू आर सबसे कम. वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है. जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसके लिए डेल की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी, उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा. तो सिंपल सी बात है, डेल इज इक्वल टू जब अपन बोल रहे हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए, एंगल ऑफ प्रिज्म सबके लिए सेम है, लेकिन म्यू की वैल्यू चूंकि डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट है. मैक्सिमम म्यू की वैल्यू किसके लिए? वॉयलेट के लिए. जब म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो डेल की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो डेल वी भी सबसे ज्यादा होगा, और राइट के लिए डेल सबसे कम होगा. तो जब यहाँ पर व्हाइट रे डालोगे तो ये इसका स्ट्रेट पाथ तो ये हुआ, यदि प्रिज्म नहीं होता तो व्हाइट रे ऐसी आती. लेकिन अब बीच में प्रिज्म आ गया, अब 7 जो कलर्स हैं वो व्हाइट के अंदर छुपे हुए हैं. जैसे ही प्रिज्म से निकले तो एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम किसके लिए हो गया? वॉयलेट के लिए. तो अब वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट हो गया, उससे कम नेक्स्ट कलर डेविएट हुआ, उससे कम और नेक्स्ट, और सबसे कम डेविएशन किसका हुआ? रेड का. इसलिए आपको स्क्रीन पर ये 7 कलर्स क्या है? सेपरेट दिखाई देंगे. और ये 7 कलर्स जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम. इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं डिस्पर्शन. व्हेन व्हाइट मोनोक्रोमेटिक रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म, देन प्रिज्म स्प्लिट इट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन. और ये 7 कंपोनेंट कलर्स क्या हैं? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. अब यदि आपसे पूछा जाए इसमें से मीन रे कौन सी है, तो आपको कलर के बेसिस पर लगेगा ग्रीन. लेकिन नहीं, मीन रे येलो को लिया जाता है. येलो रे जो है वो मीन रे रहती है, वेवलेंथ के बेसिस पर है. ये वॉयलेट का और रेड का जो एवरेज वेवलेंथ आती है वो किससे मैच करती है? येलो की वेवलेंथ से. इसलिए वेवलेंथ के बेसिस पर जो मीन रे होती है वो येलो रे. तो येलो रे को अपन क्या बोलते हैं? मीन रे. एक्चुअल में बच्चों तुम लोग के सिलेबस में रे ऑप्टिक्स में अब इतना ही है प्रिज्म में, बाकी सब पोर्शन कट कर दिया उन लोगों ने. आप एनसीईआरटी की बुक देखिएगा तो आपको उस सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए. तो कुल मिलाकर अपना प्रिज्म जो है वो हो गया. अब अपन नेक्स्ट देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और फिर प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन साथ में कर लेंगे.